हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वृत्तांत से अध्याय 1 सिल्वर वेडिंग पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी जी हैं। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित एक लंबी कहानी है, जिसे कहानीकार ने एक परंपरा को मानने वाले व्यक्ति के विवाह की 25वीं वर्षगांठ को विषय बनाकर रचा है। कहानीकार ने आधुनिक समाज के अनुसार न बदल पाने वाले व्यक्ति की मनोदशा का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वह यशोधर पंत जी हैं, जिन्हें वाईडी पंत जी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, कहानी का सारांश इस प्रकार से है। कहानी का प्रथम दृश्य एक ऑफिस से शुरू हो रहा है, जिसमें यशोधर पंत जी बैठे हैं। जब यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का कार्य निपटाया, तब कार्यालय की घड़ी में 5:25 का समय हुआ था। उन्होंने हाथ में घड़ी के समय को ही सही माना, क्योंकि वह रेडियो टाइम से मिली हुई थी। उन्होंने अपने से नीचे ओहदे वाले कर्मचारियों की ओर देखा, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी कार्यालय में बैठने को मजबूर थे। यशोधर पंत ने किशनदा का अनुकरण करते हुए कर्मचारियों से मजाक करते हुए कहा कि तुम्हारी तरह घड़ी भी आलसी हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए छोकरे चड्डा की वेशभूषा पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। जो ये शब्द है समहाउ इम्प्रॉपर, ये है पंत जी का तकिया कलाम है। यह आपको इस कहानी में कई बार सुनने को मिलेगा। चड्डा ने पंत जी से पूछा, आपकी चूनेदानी का क्या हाल है? चूनेदानी का अर्थ है जो उन्होंने हाथ में घड़ी पहनी थी, वक्त सही देती है? पंत जी ने कहा, करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ बदतमीजी की और पंत जी की कलाई पकड़कर कहा, यह बहुत पुरानी है, इसलिए जापानी घड़ी ले लो, यह सस्ती मिलती है। पंत जी ने कहा, यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। उन्हें किशोर अवस्था की स्मृति होने लगी। जब ऐसे बात पर बात मार के वे हाथ बढ़ाकर आपस में हंसकर हाथ पर हाथ मार देते थे। यह परंपरा अल्मोड़ा के स्कूल में ही नहीं, किशनदा के क्वार्टर में भी थी। किशनदा अविवाहित थे, जिनके क्वार्टर में कई लड़के ठिकाना न मिलने तक रहा करते थे। जब 10वीं पास यशोधर पंत को कहीं नौकरी ना मिली, तो किशनदा ने इन्हें अपनी मैस का रसोइया बनाकर सहायता प्रदान की थी। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की नज़र उस अहाते पर पड़ी जहाँ कभी किशनदा का क्वार्टर हुआ करता था, जिस पर अब 6 मंजिल भवन बन रहा था। इसमें जो किशनदा कैरेक्टर है वह एक अविवाहित पुरुष थे, जिनका यशोधर जी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब वे गांव से शहर में आए थे, तो किशनदा ने उनको अपने घर में रहने के लिए स्थान दिया था। तो किशनदा के वह यशोधर जी किशनदा के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने उनके आचार विचारों को अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से समाहित किया हुआ था। वह उनके विचारों का बहुत ही आदर व सम्मान करते थे। सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर ऊंची इमारतें बनाई जा रही थी, जो यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता है। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें यह अवश्य पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में बने रहना अनिवार्य है। यशोधर बाबू की एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप
D2 टाइप मकान मिलने की कई बार खबर आई, लेकिन उन्होंने हर बार गोल्ड मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी। यह कहकर वे उसी प्रकार मुस्कुराए जिस प्रकार किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। यशोधर बाबू के परिवार में अब इनसे किसी की नहीं बनती थी, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो चुके थे, वह अपने हिसाब से चलते थे। इसी कारण उनके परिवार में उनकी बीवी और बच्चों से छोटी छोटी बातों में मतभेद होने लगा था। इसी कारण वे देर से घर पहुंचते थे। जब तक बच्चे छोटे थे वे इनकी पढ़ाई लिखाई में इनकी मदद करते थे। अब यशोधर बाबू का बड़ा लड़का एक प्रसिद्ध विज्ञापन संस्था में 1,500 रुपये प्रति माह में लग गया है। अपने साधारण पुत्र की असाधारण वैतनिक नौकरी भी इन्हें असहज असामान्य सी लगती है। दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा दे रहा है। उसे जो सर्विस मिली उसे उसने ज्वाइन नहीं किया, यह बात भी इनकी समझ से बाहर थी। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और चौथी लड़की शादी के लिए प्रस्तावित सभी लड़कों को नापसंद कर डॉक्टरी शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू पारिवारिक तरक्की पर खुश हैं, परंतु उन्हें परायेपन की भावना और दिनों के प्रति उपेक्षा सहन नहीं है। फिर अपने मन को जनरेशन गैप समझकर दिलासा दी। मतलब उनके बच्चों और उनके विचारों में क्या है, एक तरह का मनमुटाव है। बच्चे अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और जो यशोधर बाबू जी हैं वो अपने पुराने विचारों के हिसाब से जीना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उनकी और अपनी बातों को क्या कह दिया है, एक जनरेशन गैप कह दिया है। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के प्रति ममता ने उसे भी आधुनिक बना दिया है। मतलब नया बना दिया है, आधुनिक विचारों का बना दिया है, नए विचारों का बना दिया है। शादी के कुछ समय बाद तक यशोधर बाबू के साथ ताऊ जी और उनके 2 बेटे भी रहते थे। घर में बहुओं में आपसी मनमुटाव था, परंतु ताऊ जी के सामने कोई बोलता न था। यशोधर बाबू की पत्नी का कहना था कि उस दौर में उन्होंने मेरा पक्ष नहीं लिया। मतलब यशोधर बाबू ने उनका पक्ष नहीं लिया, उनका साथ नहीं दिया। परिणाम स्वरूप जिठानियों की चली और वह बुढ़िया की तरह रही। मतलब जो उनकी जिठानियाँ थोड़ी बुढ़िया रही होंगी तो उसने क्या किया, मैंने शादी के बाद ही बुढ़ियाओं की तरह अपना जीवन यापन किया। बुढ़िया ताई के सभी नियम उनकी पत्नी पर लागू थे। जो ताई जी पे नियम लागू होते थे एक बुढ़िया औरत पे, वही उनकी पत्नी पर भी लागू हुए। अब बच्चे उनके प्रति सहानुभूति जताते हैं। उनके बच्चे क्या करते हैं, उनकी अपनी माँ के प्रति क्या सहानुभूति जताते हैं। फिर वे यशोधर जी की ओर मुख करके कहती है कि मेरे बच्चे पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मुझे खुद में ढोंग पसंद नहीं है। इस प्रकार यशोधर बाबू की पत्नी भी उनके पुराने विचारों के विरुद्ध है। यशोधर जी को पत्नी का बगैर बाँह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खाना, ऊंची हिल वाली सैंडल पहनना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू की इच्छा है कि समाज उन्हें बुजुर्ग माने और सम्मान दे। मेरे बच्चे मेरा सम्मान करें और हर बात में मुझे सलाह लें। वे नहीं चाहते कि मैं जो कहूँ बच्चे उसे पत्थर की लकीर समझे, किंतु यह उचित नहीं कि जो मन में आए सो करें, हमसे पूछे भी न जाए। वे अनुभव का कोई विकल्प नहीं मानते। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे कहें कि पापा दूध लाना, सदर बाज़ार जाके दालें लाना
पहाड़गंज से सब्जी लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, डिपो से कोयला लाना जैसे काम छोड़ दें। वे चाहते हैं कि उनका बेटा वेतन लाकर उन्हें दे, किंतु उनकी इन इच्छाओं की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यशोधर जी ने किशनदा को विभिन्न रूपों में देखा है कि वह ऑफिस के लिए किस प्रकार तैयार होते थे, वह सुबह शाम जब वह घूमने जाते थे सैर सपाटे के लिए तो वह किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। जब किशनदा दिल्ली में थे तो यशोधर बाबू उनके सबसे प्रिय शिष्य थे और उनके कार्यालय में एक उत्साही कार्यकर्ता की पूरी भूमिका निष्ठा से निभाते थे। किशनदा के चले जाने के बाद यशोधर जी ने उनकी कई परंपराओं को जीवित रखा और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज़ किया, जैसे घर में होली गंवाना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सब कुमारियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना और ऐसे ही कई काम किशनदा को से यशोधर जी को विरासत में मिले थे। लेकिन उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही नापसंद थे। वह क्या इस चीज़ को अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि समाज में अब इन त्योहारों के लिए भी कोई उत्साह नहीं रह गया था। यशोधर बाबू जी चाहते थे कि उन्हें क्या समाज में क्या मिले, बुजुर्ग का सम्मान मिले और सब उनका क्या करें, आदर करें। पत्नी का प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू जी सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू जी अपने मन में सोच रहे थे कि अगर उनके बच्चे उनसे कहते हैं कि पापा अब आप ये काम ना कीजिए, जैसे दूध लाना, सब्जी लाना, राशन लाना, सदर बाज़ार से दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना या डिपो से कोयला लाना, ये आप क्या ये सारे काम छोड़ दो, अब ये आप क्या हमें दे दिया करो। तो इस यशोधर पंत जी के अपने मन में सोच रहे थे। उन्होंने एक दो बार अपने बेटों से कहा कि अब ये काम तुम कर लिया करो, बस उनका इतना ही क्या कहना था। तो एक लड़का दूसरे को कहता, दूसरा लड़का तीसरे को कहता, ऐसे में घर में क्या होता, कोहराम मच जाता। उन्होंने इस विषय के बारे में घर में बात करना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनका बड़ा बेटा तो एक बड़ी विज्ञापन की नौकरी कर रहा था। तो उनका उस बच्चे का इस वाक्य में यह प्रसंग था कि बाबा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईज़ा को भी आराम हो जाएगा, ठीक है। और उन बड़े बेटे ने एक टोंट मारते हुए ये भी कहा कि उस नौकर की तनख्वाह क्या मैं दे दूँगा। तो ईज़ा का अर्थ होता है बेटा माँ, ठीक है। कुमाऊनी में माँ को ईजा शब्द से पुकारते हैं। तो यशोदा बाबू जी को क्या जो उनके बेटे ने कहा ये क्या लगता है, सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। तो यशोदा बाबू जी सोचते हैं कि जब उनके बड़े बेटे को वेतन मिलता है तो वह वेतन वो क्या उनको नहीं देता। फिर वो क्या सोचते हैं कि वो देगा भी कैसे, क्योंकि उसका वेतन तो अकाउंट में आता है। पर उनका एक सोचने का तरीका ये भी है कि उनका बेटा कम से कम उनके साथ जॉइंट अकाउंट भी तो खुला सकता था। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो कि बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं। जो आप नुक्ताचीनी करें, नुक्ताचीनी का अर्थ है कि आप इसमें टोका टाकी करें। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगा रहा है, कभी सोफ़ा ला रहा है, कभी डल्लफ वाला बेड, श्रृंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ, उसने तो क्वार्टर का कमरा जैसे अपने लिए ही अपना लिया हो, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसे समझाते हुए यशोधर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं। पर उनकी पत्नी कभी उनकी बात को सुनती है और कभी क्या उसको इग्नोर कर देती है। सब्जी का झोला लेकर टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए यशोधर बाबू जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाहर बदरंग तख्ती पर उनका नाम लिखा है, YD पंत। नाम तो उन्हीं का लिखा था, किंतु उन्हें लगा कि किसी गलत जगह पर आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर कार खड़ी थी, कुछ मोटरसाइकिल
बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियाँ जली हुई थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया। बड़ा बेटा भूषण किसी साहब से हाथ मिला रहा था। साहब कह रहे थे, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए और सोचने लगे, आज मेरे घर में क्या हो रहा है। फिर उन्होंने अपने आप को खुद ही जवाब दिया, हो रहा होगा कुछ जो ये आजकल के लौंडे मोंडे करते हैं, इनकी माया यही जाने। फिर यशोधर बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी भी बरामदे में खड़ी है और कुछ मेम साहबों को विदा कर रही है। यशोधर बाबू उन्हें अपनी पत्नी और बेटी को कई बार कह चुके हैं कि तुम इस तरह की जीन और बगैर बाह का टॉप ना पहना करें, पर लेकिन उनकी लड़की उसको पहनने की हमें जिद करती है और उनकी पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। और वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि सिर पर कभी पल्लू वल्लू रख लिया करो, पर लेकिन वह नहीं रखती है। और यशोधर बाबू जी को ये क्या सब लगता है, समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। लड़की ने जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहन रखा था। पत्नी ने भी अपने ओंठों पर लाली, बालों में खिजाब लगा रखा था और ये सब यशोधर बाबू जी को क्या लग रहा था, समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता हुआ लग रहा था। आधुनिक किस्म की अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही छिपे रहे जब तक कार वाले लोग चले गए। तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साज उठाया तो उन्होंने देखा भीतर अभी भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे की चिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी। यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। यशोधर बाबू के भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महावर कमाने लगा है तब से। महावर का अर्थ होता है बेटा महीना, महीने के मतलब 1,500 उसकी कमाई थी। यशोधर बाबू जी को अपने बेटे भूषण की गैर सरकारी नौकरी नहीं भाती है, पर लेकिन एक तरह से उन्हें यह खुशी भी मिलती है कि उनका बेटा 1,500 रुपये महीना कमाता है प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में कोई ना कोई टिप्पणी करते हुए वह सबके लिए क्या बोलते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर, मेरी तो समझ में नहीं आता। मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है, जैसे जिसके घर में गैस का चूल्हा नहीं है वह क्या है, चतुर्थ श्रेणी का आदमी है। गैस न होने पर वह नगर में चपरासी श्रेणी का मान लिया जाता है। इसी तरह फ्रिज यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं है। वह कहते हैं फ्रिज में बस बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं है। वो सोचते हैं फ्रिज का जो खाना होता है बासी खाना होता है, पर मगर इस बात से भी वे संतुष्ट होते हैं कि उनके घर में आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को क्या करते हैं, धन्य अनुभव करते हैं। यशोधर बाबू जी को अपनी सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए। जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार खर्चा निकाल कर किया बगैर किसी धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब मौजूद हैं। जब वे सुबह कार्यालय गए तब इस बात की आयोजन की कोई चर्चा घर पर नहीं थी। उन्हें यह भी मलाल है कि जब वे सुबह कार्यालय गए थे तब तक इस आयोजन की कोई चर्चा तक न थी। गिरीश
यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है और वह एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर है। उन्हें लगता है कि भूषण को बिगाड़ने में इसी का पूरा हाथ है, पर लेकिन वे जब भी ऐसे करते हैं तो उनकी पत्नी उन पर क्या होती है, बरस पड़ती है कि ज़िंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की और कहते हो बिगाड़ दिया। जब उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो वे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते तथा जिनके नाम उन्हें पहले बता दिए थे उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्टर भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हैं। उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाज से भली भांति परिचित हैं। इस समय भी वे किशनदा की सलाह पर चल रहे थे, जो कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के विद्रोह का विविध व्यंग्यमयी मुहावरों से मजाक उड़ाते हैं, जैसे शानेल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे। वे उसे अनदेखा करना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उन्हीं का ही बनेगा या बन रहा है। यशोधर बाबू ने स्वयं से पूछा कि अगर किशनदा की तरह वे भी विवाह न करते तो अच्छा था। फिर उन्हें ध्यान आया कि किशनदा का बुढ़ापा सही नहीं गुजरा। किशनदा के सभी साथियों ने अपने अपने मकान बनवाए, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा तो उनके द्वारा उपकृत लोगों ने भी उन्हें अपने पास न रखा। स्वयं यशोधर बाबू भी उनके समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव न रख पाए। कुछ दिन किराए के मकान में रहकर वे अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई रोग न था, परंतु वह कमज़ोर होते जा रहे थे और एक दिन काल का ग्रास बन गए। यशोधर जी ने उनके नज़दीकी व्यक्ति से मौत का कारण पूछा तो उसने कहा, पता नहीं, अर्थात जिसका परिवार ना हो उसके बारे में लोग मौत का भी गम नहीं करते, चाहे वह कितना ही परोपकारी, सदाचारी और भला व्यक्ति रहा हो। यशोधर को पता है कि बिना बाल बच्चों वाले की मौत भी ऐसी शांति से हो जाती है कि लोगों को उनका ख्याल भी नहीं आता। अतः बच्चे होना अनिवार्य है। उन्हें पता है कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेंगे, परंतु उन्हें किशनदा की वह बात याद आती है कि समय आने पर सभी समझदार हो जाएंगे। किशनदा स्वयं पहले बहुत शरारती थे, कभी मुर्गी मारते थे तो कभी खिड़की से जाकर सिनेमा देखते थे। यशोधर भी किशनदा के समान सोचते हैं कि अगर मेरे पिता मैट्रिक करते वक्त नहीं गुजरते तो मैं भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बनता। यशोधर बाबू की बातों से पता चलता है कि कभी कभी इन्हें बच्चों का गैर जिम्मेदार होना भी अच्छा लगता है। गांव का पुश्तैनी घर टूट चुका है और इस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना और घर की मरम्मत कराना व्यर्थ के झगड़े मोल लेना होगा। यशोधर जी ने सोचा था कि शायद रिटायर होने तक कोई लड़का सरकारी नौकरी में लग जाएगा और क्वार्टर उनके पास रह जाएगा। पत्नी तर्क करती है कि अगर नहीं हुआ तब क्या करेंगे। इस पर यशोधर बाबू कहते हैं कि हमारे जैसे लोग सकारात्मक ही सोचते हैं और यह बात कहकर वे नकली हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य करती है, उतना ही वे परलोक के बारे में उत्साही होने का प्रयत्न करते हैं। वे जल्दी जल्दी बिरला मंदिर पहुंच प्रवचन सुनने बैठ जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि वे भक्त नहीं है, वरन किशनदा का अनुसरण कर रहे हैं, जैसे प्रतिदिन मंदिर जाना, संध्या वंदन, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन आदि। उनका मन इस अध्यात्म में नहीं रमता है, वे तो उसे ज़बरदस्ती रमाने की कोशिश करते हैं जिससे परलोक का रास्ता साफ हो। वे मन को समझाने में लग गए, फिर गीता महिमा सुनने लगे।
यशोधर बाबू ने जब गीता महिमा में जनार्दन शब्द सुना तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी का स्मरण हुआ है। उनके जीजा का स्वास्थ्य खराब है। वे सोचते हैं कि उनका समाचार लेने अहमदाबाद जाना है, परंतु उनके बच्चों को यह पसंद नहीं है। बच्चे यह सब आर्थिक दृष्टि से मूर्खतापूर्ण समझते हैं। यशोधर जी जहाँ हर मौके पर पारिवारिक लगाव चाहते हैं, वहीं बच्चों को उत्साह देखने के स्थान पर गुस्सा आता है। यशोधर बाबू का संस्कारी रूप उनकी पत्नी को नहीं रुचता। उनकी पत्नी का मानना है कि यशोधर बाबू ने स्वयं कुछ देखा नहीं है। माँ की मृत्यु के पश्चात यशोधर जी विधवा बुआ के पास रहे, जहाँ बुआ का लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। मैट्रिक होकर दिल्ली आए और अविवाहित किसनदा की छत्रछाया में रहे। किसनदा के पास गवई मतलब गांव के लोगों से प्राप्त ज्ञान था, अतः उनकी पत्नी को उनकी यह बुर्जुगियत रुचती नहीं है। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। उनकी पत्नी थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब केक के पीछे जा खड़ी हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना अच्छा न लगा। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने somehow all don't like all this, लेकिन anyway उन्होंने केक काट ही दिया। किंतु केक खाने को वे तैयार न हुए, क्योंकि उसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने कह दिया कि मैंने अभी संध्या नहीं किए है। वे अन्य सभी से कहते हैं, आप सब लोग खाइए, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले गए। यशोधर बाबू ने आज संध्या पूजा में कुछ अधिक देर लगाई, क्योंकि वे चाहते थे कि अधिकांश मेहमान वहाँ से उठकर चले जाएं और वे तभी वहाँ से उठें। कभी उनकी पत्नी, कभी उनके बच्चे बारी बारी आकर झाँकते और कहते, जल्दी कीजिए, मेहमान जा रहे हैं। उन्होंने अपनी 15 मिनट की पूजा को आज लगभग 25 मिनट तक आगे खींच लिया था। मेहमानों की बैठक से आवाज़ें सुनाई देती हैं यशोधर बाबू को। वो कहते हैं कि लगता है आज यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने के लिए बैठ गए हैं। उन्हें वहाँ किसनदा दिखाई देते हैं। यशोधर बाबू को वहाँ किसनदा दिखाई देते हैं। यशोधर बाबू किसनदा से पूछ रहे होते हैं कि जो हुआ होगा से आपकी मृत्यु कैसे हो गई, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसनदा कह रहे थे कि भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ, शुरू में और आखिरी में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू सोचते हैं कि किसनदा आज भी उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे और उन्हें बता सकेंगे कि उन्हें अपनी बीवी बच्चों के प्रति कैसा रवैया रखना चाहिए या कैसा रवैया उनके प्रति होना चाहिए। मानो वो कह रहे हैं कि जैसे आज तो अकेला अनुभव कर रहा है, वैसे ही एक दिन ये भूषण भी करेगा जो आज इतना उछल रहा है। इसी मध्य उनकी पत्नी आकर उन्हें छिड़क दिया, मतलब उन्हें हिलाया और वह आसन से उठ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से दबे हुए स्वर में कहा, मेहमान चले गए क्या? तो उनकी बीवी ने कहा, हाँ, कुछ चले गए हैं, कुछ हैं। यशोधर बाबू लाल गमछा पहने वहाँ बैठक में आ जाते हैं और कहते हैं, एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा कि अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। उनकी बेटी गुस्से से झल्लाई और बोली, लोग चले गए इसका क्या मतलब है? बाबा, यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं है। यशोधर बाबू की नज़र टेबल पे पड़े कुछ पैकेटों पर पड़ी और बोले, ये कौन भूल गया? भूषण बोला कि बब्बा, ये आपके लिए क्या है? प्रेजेंट है, खोलिए ना। तो हल्की सी शर्मिली सी हंसी हंसते हुए कहते हैं कि इस उम्र में प्रेजेंट तुम ही खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो।
भूषण उन्हें उपहार में ऊनी ड्रेस गाउन देता है और कहता है ये मैं आपके लिए लाया हूँ। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। और उनकी बेटी उनके लिए कुर्ता पजामा लाती है और कहती है पहले इस कुर्ता पजामे को पहनोगे तब इसके ऊपर आप गाउन पहनेंगे। और उन्होंने वह गाउन पहन लिया। बच्चों, तो यह कहना कठिन है कि उनका जो बेटा यह कर रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेना जाया करें, वह यह नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूँगा या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में ये किसंदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई है। तो बच्चों, यहीं पे इस पाठ का सारांश समाप्त होता है। और कब आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार सुने और समझें। धन्यवाद।